नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सूबे की सूरत और सीरत बदलने के लिए हरियाणा के मुखिया विदेश जाएंगे। विदेशी दौलत से खजाना भरेगा और उस खजाने से हरियाणा को हैपनिंग बनाया जा सकेगा। लेकिन इस सपने के आड़े कुछ संकट भी हैं जिनसे निपटना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। वो खूबसूरत सुबह भी आएगी जब सूबे की सड़कों की चमक विदेशों को चुनौती देगी, जब विकास की पटरी से उठकर विकसित का ताज हरियाणा के सिर पर सजेगा। क्योंकि तैयारी मुखिया ने कर ली है। सूबे में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई पहल की है। औद्योगिक निवेश के लिहाज से सरल और सहज माहौल बनाने के लिए ई-बिज पोर्टल की शुरुआत की गई है। ई-बिज पोर्टल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह एक विशेष पहल है। चीनी और जापानी निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के नजरिए से इसे अहम माना जा रहा है। सरकार का सपना है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। गुड़गांव को स्मार्ट सिटी बनाने का टारगेट है। गुड़गांव, दारूहेड़ा, अटेली और रेवाड़ी के विकास पर जोर दिया जाएगा। व्यापार के नजरिए से देश के पहले 5 राज्यों में शामिल होना। विकास की दौड़ में 142 से ऊपर उठकर 50वीं रैंक तक आने का लक्ष्य। निवेशकों की हर शिकायतों का एक बार में निपटारा करना। 17 से 24 जनवरी तक सीएम का जापान और चीन का दौरा। के लिए हरियाणा में तैयार हैं। अगले 7 और 8 मार्च को हम लोग एक समिट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स मीट, और उस इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से हजारों लोग जो हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, मैं निश्चित रूप से विश्वास कर सकता हूं कि जो हमारा टारगेट है 4 लाख लोगों को रोजगार देने का, 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का, ये निश्चित रूप से हरियाणा में होगा। और इसी संदर्भ में हम एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर के अगले 7 दिन का एक दौरा हमारा जापान और चाइना का ये होने जा रहा है, और वहां से भी इन्वेस्टमेंट आने की बहुत बड़ी संभावना हमारी बनी हुई है। ये तमाम लक्ष्य सीएम खट्टर ने दिल्ली में सीआईआई की बैठक में गिनाए। विदेशी निवेशकों का रुख सूबे की तरफ मोड़ने के लिए सरकार पहले ही कई तरह की बड़ी योजनाएं तैयार कर चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की ये नई कोशिशें मार्च में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को बेहतर माहौल मुहैया कराने की एक कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सूबे के मौजूदा हालात में विदेशी दौलत का सपना पूरा हो पाएगा? क्या सूबे में व्यापार के लिए आधारभूत ढांचा ठीक है? क्या मौजूदा व्यवस्था विदेशी निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? हरियाणा को हैपनिंग बनाने के लिए क्या सिर्फ तकनीक ही काफी है? सुस्त नौकरशाही से सरकार कैसे निपटेगी? इन तमाम सवालों से घिरी सरकार हरियाणा में विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का दावा तो कर रही है, लेकिन इन दावों को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी मशीनरी में लगी जंग बहुत पुरानी है और घूसखोर अधिकारियों की चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ई-बिज पोर्टल की शुरुआत की गई है और कई सारे सवाल जो इस मंच के जरिए हरियाणा न्यूज उठा रहा है। ई-बिज पोर्टल के मद्देनजर जो सपने सरकार ने देखे हैं वो सपने क्या हकीकत में तब्दील हो पाएंगे? सवाल अपने आप में बहुत अहम है। क्या सूबे में व्यापार के लिए आधारभूत ढांचा ठीक है? इनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा व्यवस्था विदेशी निवेशकों की उम्मीदों पर
खरा उतर पाएगी? हरियाणा को हैपनिंग बनाने के लिए क्या सिर्फ तकनीक ही काफी है? सुस्त नौकरशाही से सरकार कैसे निपटेगी? ये तमाम सवाल। नौकरशाही का जो पहलू है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर जमीन पर आपको कुछ क्रियान्वित करना है तो उससे नौकरशाही से होकर ही जाना होगा, और नौकरशाही का हाल हमने हाल के दिनों में देखा भी है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सूरजपाल जी नमस्कार। नमस्कार। सूरजपाल जी, ई बिज पोर्टल की शुरुआत हुई है। निवेशकों को आकर्षित करना, रोजगार बढ़ाना, तमाम लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आपके सरकार की तरफ से ही या फिर पार्टी की तरफ से ही जैसा कहा जा रहा था कि नौकरशाही पिछले 1 साल से नौकरशाही ने कुछ काम नहीं किया है, तो सुस्त होती नौकरशाही को कैसे आप बदलेंगे? इसकी व्यवस्था क्या होगी? हरियाणा विश्व के मानचित्र पर और गुड़गांव हरियाणा के मानचित्र पर जिस प्रकार से अपना स्थान बनाने में पिछले 14 महीनों के दौरान सक्सेस हुआ है जी, उसमें हरियाणा के अंदर निवेशक आए और उनको अच्छा एक सिस्टम मिले, अच्छा आधारभूत ढांचा मिले, उसके लिए ई-बिज पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। आज एक उद्योगपति आता था, उसको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उन समस्याओं के समाधान के लिए जिस प्रकार का माहौल हरियाणा सरकार, मनोहर सरकार बनाने जा रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। रही बात नौकरशाही की, नौकरशाही सरकार के दिशा के निर्देशों पर चलती है। सरकार अगर अच्छा काम करेगी, सरकार के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री अगर दिशा उनको ठीक देंगे तो नौकरशाही भी उसी दिशा पे काम करेगी। प्रदेश में कोई भी ऐसा नौकरशाह नहीं है जो सरकार से अलग हट के अपना काम करेगा। अगर कोई काम करेगा तो उसका इलाज करने का काम सरकार करेगी। लेकिन जैसा कि खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने उस बयान में गुड़गांव का भी जिक्र किया कि गुड़गांव को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने टारगेट इसके तहत रखा हुआ है। आपको क्या लगता है, अब तक स्मार्ट सिटी की दौड़ से गुड़गांव भी पीछे रहा, लेकिन साइबर सिटीज को हम कहते रहे, मिलेनियम सिटीज को कहते रहे, तो क्या ये कहना बेईमानी थी क्या? अब तक गुड़गांव बदला क्यों नहीं, या गुड़गांव को कैसे बदला जाएगा, इसका क्या कुछ रास्ता या प्लानिंग रोड मैप आप लोगों के पास है? पिछली सरकारों में जो मुख्यमंत्री आए और पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में कितने दौरे किए और वो किस लिए किए? वो केवल सीएलयू देने आते थे, नोटों के थैले भरने आते थे, ब्रीफकेस उठा के लेके जाते थे। पहली बार हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर नाम का ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो गुड़गांव को विश्व के मानचित्र पे अलग ही तरीके से। विजेंद्र सिंह कादियान हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। विजेंद्र सिंह जी, क्या जवाब देंगे आप ई-बिज पोर्टल को लेकर, जो एक नई घोषणा मुख्यमंत्री ने की है निवेशकों को आकर्षित करने की, रोजगार को बढ़ाने की, गुड़गांव को और बेहतर करने की, तमाम जगहों में आधारभूत ढांचा, चाहे वो निवेश को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, उसको मजबूत करने को लेकर? ऐसा है जी, लगभग 1.25 साल से जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। जहाँ तक रोजगार की बात आपने कही जी, हर रोज ये बयान तो पढ़ने को मिलते हैं कि 50,000 नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, निवेशकों को आमंत्रित प्रदेश में करके उनसे फैक्ट्रियां लगवाई जाएंगी, लेकिन 1.25 साल के अंदर ना ही किसी बंदे को, पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार दिया गया, ना ही कोई निवेशक यहाँ आकर किसी ने कोई फैक्ट्री लगाने का, मैं समझता हूँ, कोई एमओयू साइन किया। तो कब वो साइन करेंगे, कब वो प्रदेश का विकास करना शुरू होगा, कब रोजगार मिलेंगे? इससे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लोगों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर प्रैक्टिकल रूप में काम करते तो अब तक रोजगार देना भी शुरू हो जाता। 1.25 साल एक सरकार के लिए कम समय नहीं है। चलिए, इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखते हैं। अमित नेहरा साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बहस में जुड़ गए। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आप ई-बिज पोर्टल को लेकर, जो बातें चल रही हैं? आज जो मुख्यमंत्री ने अपना सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट सामने रखा है, तमाम पहलुओं को लेकर, रोजगार का है, निवेश का है, गुड़गांव का भी जिक्र उन्होंने अपने उस बयान में किया है। देखिए भुवन जी, मैं तो ये एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए सरकार की नीयत तो साफ है कि उद्योगों को लेके आना है, खासकर गुड़गांव में और पूरे हरियाणा में। लेकिन उसके लिए 2 सत्रों पे काम करना होगा। एक सत्र पे तो काम चल रहा है, जैसे ई गवर्नेंस है, ई-बिज पोर्टल है और अन्य कई जो औपचारिकताएं होती है उसका ई गवर्नेंस के माध्यम से निराकरण करना। देखिए ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि ग्राउंड की जो चुनौतियां हैं
सबसे बड़ी चुनौती है कि जमीन के भाव, रेट। आज के दिन गुड़गांव में जमीन के रेट इतने महंगे हो गए हैं कि निवेशक सोचता है कि सारा पैसा जमीन में इन्वेस्ट करें तो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, थोड़ी बहुत देर में बिल्डिंग भी बन गई ले दे के, तो उसको रनिंग कैपिटल कहाँ से लेके आएंगे। तो इस तरह की जो चीज है, उसके बाद क्या है कि इंस्पेक्टरी राज है, और सरकार को ये भी देखना होगा कि अन्य जो राज्य हैं उनके हिसाब से यहाँ पे 5-10 साल के लिए या तो 0% टैक्स करे, ठीक है ना, कि टैक्स फ्री जोन बनाए, कि आप शुरू में तो आप हमें टैक्स मत दो, बाद में देखेंगे। तो ये जो चीजें लुभाने के लिए दी जाती हैं, हर राज्य में दी जाती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, और शुरू में हरियाणा में भी इस तरह की योजनाएं शुरू की थी। तो वो दोबारा योजनाएं लागू करने की जरूरत है। उस दिशा में तो मुझे नहीं लगता कि कोई सार्थक कदम उठाया है। सूरजपाल जी, क्या जवाब देंगे आप? जो तकनीकी पहलू गिना रहे हैं, जमीनी स्तर पर कितनी समस्याएं आएंगी, और जो संशोधन किए जाने चाहिए थे, जो सुझाव समाधान के होने चाहिए थे, वो नहीं आ पाए सरकार के पास? पत्रकार हैं, मैं उनका जी, उनमें कुछ बातों को सरकार भी ध्यान में रखे हुए है। हाँ, क्योंकि आप किसी निवेशक को आकर्षित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो फैसिलिटीज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो ई-वीज पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है, इस ई-वीज पोर्टल के अंदर भी निवेशक या जो अभी स्थापित उद्योगपति यहाँ पर है, जो इंडस्ट्रिस्ट है, उसको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े, उसको लाल फीताशाही का सामना ना करना पड़े, उसको परेशान ना होना पड़े। इन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज ये सारा ई-वीज पोर्टल का हमने शुरुआत की है। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर जो 7-8 मार्च को जो ये हैपनिंग हरियाणा वाला जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, विश्व स्तर पर यहाँ पर निवेशक आ रहे हैं। निश्चित तौर पे इन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। और हरियाणा के अंदर निवेशक आते हैं तो हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री अभी कल मानेसर में थे, उन्होंने कह दिया कि हरियाणा के अंदर रोजगार लगे तो हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को ही रोजगार मिले। ऐसी भी हरियाणा के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है। विजेंद्र सिंह, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन रहा हूँ। जो बातें सूरजपाल अंबू जी कह रहे हैं, जो बातें सरकार की तरफ से कही गई आज, वही बातें वो भी कह रहे हैं कि बदलाव की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। ई-वीज पोर्टल उसकी एक वानगी है। सवाल ये है कि आधारभूत ढांचा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर ये सब होना है, वो तो होगा हरियाणा में ही। आप चाहे विदेश का दौरा करें, विदेशों से निवेशकों को आकर्षित करें, लेकिन बदलाव तो आपको अपनी सरजमी पर करना है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथियों ने सारी बातें कही, ठीक है, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ उनको सुविधा देनी होगी, लेकिन बिजली एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हर इंडस्ट्री पे छोटी है, स्मॉल स्केल, मीडियम, लार्ज। बिजली सबसे ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ एक इंडस्ट्री के लिए है। बिजली के रेट सरकार दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। कौन निवेशक इस प्रदेश में आएगा? जो बिजली के प्लांट कांग्रेस पार्टी की सरकार में लगाए गए, बिजली उत्पादन को बढ़ाया गया, उनको ये बंद करने पर उतारू है। यूनिट सब इन्होंने बंद कर दी। बिजली की शॉर्टेज है। क्या निवेशक इस बात को नहीं समझते कि बिजली के बगैर काम कैसे चलेगा? किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जहाँ जमीन जरूरी है वहाँ बिजली भी जरूरी है। ठीक है, रोजगार अपने प्रदेश के लोगों को दे, अच्छी बात है, लेकिन वो सुविधाएं जो आधारभूत एक इंडस्ट्री को लगाने और चलाने के लिए जरूरत है, वो भी सरकार को चाहिए कि उनको ठीक रेट पर दें। जो बिजली के रेट आज सरकार ने बढ़ा दिए। चलिए, इस पर हम बात करेंगे, इस पर बात करते हैं। विजेंद्र सिंह, वो भी एक पहलू है, नौकरशाही का पहलू भी हमने उठाया है, लेकिन अमित नेहरा साहब, हम एक सवाल ये भी उठा रहे हैं, क्या सिर्फ एक तकनीक ला देने से, कोई प्रणाली शुरू कर देने से समस्या का समाधान हो जाता है? जो पूर्व में अगर हम देखें, जिसका भी आपने उदाहरण भी दिया कि जो समस्याएं जमीन को लेकर के हो रही हैं हाल फिलहाल के दिनों में, जैसे खट्टर सरकार के आने के बाद जमीन को लेकर काफी सारे निवेशक वशोपेश में रहे कि यहाँ इन्वेस्ट करें या नहीं करें, जमीन खरीदें या ना खरीदें, इसको लेकर के भी। और जैसा कि बिजली के बारे में भी कहा जा रहा है, उद्योग बढ़ेंगे तो उसके लिए बिजली कहीं ना कहीं एक आधारभूत चीज है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बिजली कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं करती। और शायद मेरे साथियों को नहीं पता कि एक ओपन एक्सेस स्कीम है,
और जो HVPN की एक योजना है, तो उसमें क्या है कि HVPN ये नहीं कहता कि आप हमसे ही बिजली खरीदिए। अगर 500 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन है किसी फैक्ट्री का, तो नेशनल ग्रिड से वो अपने हिसाब से बिजली खरीद सकता है। और उसमें भी क्या होता है कि हर 15 मिनट में रेट्स अप डाउन होते रहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में होते हैं। तो उसमें क्या है कि 2.5 रुपए पर यूनिट तक के भी रेट मिल जाते हैं जब लीन पीरियड होता है। तो देखिए, मुझे नहीं लगता उसके लिए क्या है कि सीधा पावर हाउस से एक फीडर दिया जाता है फैक्ट्री को। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 साल में 2-2.5 साल से बिजली की कोई समस्या है। ये उनके लिए है जो 50 किलोवाट से कम का कनेक्शन है। निश्चित तौर पे जो विदेशी निवेशक आएंगे, जो फैक्ट्रियां लगेंगी, उसमें 500 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन लगेगा। तो बिजली कोई मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए वापस हम लौटते हैं, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, लेकिन हम तकनीक की भी बात कर रहे हैं। ई बिज प्रणाली सीएम विंडो और दूसरे योजना की तर्ज पर शुरू की जाने वाली एक योजना है, जिसको इंटरनेट से जोड़ करके पारदर्शी बनाने की सरकार बात कह रही है। ये कहा जा रहा है कि निवेशकों की जो समस्याएं होंगी एक झट में उसका समाधान हो जाएगा। क्या ये संभव है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर भी लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅल। अव्वल एक्सियल। वहशते दिल रस्मो दीदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है। बढ़ती जाएगी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅਲ। अव्वल एक्सियल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के
घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं सरकार के सपने की। क्या ये सपना साकार हो पाएगा? ई बिज पोर्टल की शुरुआत हुई है निवेश को बेहतर करने के लिए, औद्योगिक निवेश के लिहाज से सरल और सहज माहौल बनाने के लिए। लेकिन क्या ये सपना सरकार का साकार हो पाएगा? इस सपने के तहत 4 लाख युवाओं को रोजगार, 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य, गुड़गांव को स्मार्ट सिटी बनाने का टारगेट, गुड़गांव, दारूहेड़ा, अटीली और रेवाड़ी के विकास पर जोर, व्यापार के नजरिए से देश के पहले 5 राज्यों में शामिल होना, विकास की दौड़ में 142 से ऊपर उठकर 50वीं रैंक तक आने का लक्ष्य, निवेशकों की हर शिकायतों का एक बार में निपटारा और 17 से 24 जनवरी सीएम का जापान और चीन का दौरा। सवाल ये है कि हरियाणा को हैपनिंग बनाने के लिए क्या सिर्फ तकनीक ही काफी है? और जो सबसे बड़ा रोड़ा या सरकार के सपने के बीच जो सबसे बड़ा बैरियर होगा वो क्या होगा, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमित नेहरा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट लगातार स्टूडियो पे जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये तमाम वो चीजें जो सरकार ने पॉइंटर्स आज गिनाए हैं, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा रोड़ा क्या होगा राह में? देखिए, मैं तो अपने पहले वाली बात पे कायम हूँ। जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो जमीन की ऊंची कीमतें हैं। और देखिए, मजे की बात ये है कि ये जो समस्या है ये वर्तमान सरकार की नहीं है। ये पिछले जो 10 साल में जमीनों के भाव आसमान को छुए, ये वो मामला है। और वो भी उसमें क्या है कि सर्कल रेट बढ़ाती रही सरकार। हर साल, कई बार तो साल में 2-2 बार सर्कल रेट बढ़े हैं। उसके कारण क्या होगा कि आर्टिफिशियल जमीनों के भाव बढ़ गए। अब सर्कल रेट इतने ज्यादा हो गए कि एक्विजिशन जो बोलते हैं, जिसको अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण में भी सरकार को दिक्कत होने लगी। अच्छा, महंगी दरों पे जमीन अगर सरकार खरीदेगी तो महंगी में ही बेची जाएगी, तो वो सारा संतुलन गड़बड़ा गया। जो ई बीज का जो मामला है, जो सरकार अपने लेवल पे जो प्रयास कर रही है, देखिए उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो पुरानी इंडस्ट्री लगी हुई है उनके लिए तो ये उपयोगी हो सकता है, लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ई बीज के सहारे, केवल ई बीज पोर्टल के सहारे नए निवेशकों को यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। उसके लिए आपको चाहिए कि सस्ती जमीन सरकार चाह के भी नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार को महंगे रेट्स में जमीन खरीदनी पड़ेगी और महंगे रेट्स में सरकार खरीदेगी तो बेचेगी भी महंगे पे ही। ये तो सीधा सा सिद्धांत है। तो इस समस्या से कैसे पार पाएगी सरकार, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या लगता है आपको? इसके 2 पहलू भी हैं कहीं ना कहीं। जैसे जो दिक्कतें उद्योगपतियों को, निवेशकों को निवेश में आती हैं, सरकार ये कह रही है कि इस पोर्टल के माध्यम से वो निवेशकों की जो समस्या है उसका हम जल्द से जल्द समाधान करेंगे। क्या इतना आसान हो जाता है ये जो बैरियर्स है उनको हटाना? क्योंकि जमीन की खरीद फरोख्त का भी मामला, एक्विजिशन जैसा कि आपने कहा, अधिग्रहण का ही मामला है। जी, देखिए उसके लिए क्या है भुवन जी, मैं बताना चाहूँगा, जमीन के रेट नीचे करना, डाउन करना सरकार के हाथ की बात नहीं रही है। सरकार राहत उनको टैक्सेस में कमी करके दे सकती है। हाँ। यानी कुछ ना कुछ तो आप प्रलोभन दोगे। आपके घर कोई आए और उद्योग धंधे लगाए, तो पहली बात तो आपको एश्योरेंस देना होगा कि आप यहाँ पे सेफ हैं। सुरक्षा सबसे बड़ा विषय होता है। प्रदेश सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कानून व्यवस्था शुरू से ही ठीक रही है प्रदेश में, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। ये एक अच्छी बात है, हरियाणा के जो पक्ष में जाती है। दूसरी बात ये है कि रिटर्न कितनी मिलेगी। तो देखिए, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हरियाणा की वो भी काफी अच्छी है। दिल्ली के 3 ओर लगा हुआ है हरियाणा, काफी बड़ी मार्केट डोमेस्टिक तो यही है, साथ में एयरपोर्ट नजदीक होने का फायदा मिलता है। तो ये चीजें हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं। इसके बाद जो बात आती है कि निवेश कितना करें,
किस किस चीज पे कितना करे, तो गाड़ी आके वहीं अटकती है। जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से मेरी बात हुई है, तो अब जो पिछले 4-5 साल से जो दिक्कत आ रही है, जो डेडलॉक पड़ा है मामला, वो जमीन के रेट्स को लेके है। तो सरकार को इसका समाधान हर हालत में खोजना होगा, या फिर एक बात करनी होगी, वेट एंड वॉच। क्योंकि अगर जमीन की कीमतें ऊपर नहीं बढ़ती ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे कम हो रही है ऑटोमेटिकली। जी, ये कहीं ना कहीं बाजार की शक्तियों पर भी, बाजार की शक्तियों ये कह सकते हैं कि जी, जो खुला बाजार है उसकी शक्तियों पर ये निर्भर है। सरकार टैक्सेस में कमी करके ये राहत थोड़ी दे सकती है या इसको थोड़ा प्रमोट कर सकती है। बहुत शुक्रिया अमित नेहरा साहब इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। तो चर्चा सरकार के उस सपने को लेकर जिसमें सरकार ये कह रही कि हम विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेंगे, निवेश बढ़ाएंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा, हालात बेहतर होंगे, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जो कमियां हैं, जैसे कि जमीन के रेट्स को लेकर जो गतिरोध है, उसको सरकार कैसे तोड़ पाती है, उस पर कैसे सुधार ला पाती है, टैक्सेस वाला अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू, लेकिन इस पर भी सरकार को ध्यान देने की कहीं ना कहीं जरूरत है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।